अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। सो माय नेम इज़ आयशा जमान एंड माय रोल नंबर इज़ 9031। So student, as we know that today we will take our topic on lability and inert complexes, ठीक है। And we will take what are the factors which affect their inertness and lability, effect of stability of complexes, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि lability और labile और inert क्या होता है और लेबिलिटी और इनर्टनेस क्या होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरह के कम्प्लेक्सेस होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस में वन इज़ काइनेटिकली स्टेबिलिटी कैसी होती है और थर्मोडाइनामिकली स्टेबिलिटी कैसी होती है। तो काइनेटिकली जो होती है, हम दो टर्म यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए, लेबाइल और इनर्ट, ठीक है। लेबाइल क्या होते हैं? लेबाइल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो हम ऐसे करते हैं कि जब हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो रहे होते हैं लिगेंड्स एक दूसरे से जो लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें, कम्प्लेक्सेस इन विच एक्सचेंज ऑफ वन और मोर लिगेंड आर रैपिडली एक्सचेंज, ठीक है। रैपिडली एक्सचेंज मीन के जो इमीडिएटली जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं वन लिगेंड विद अनदर लिगेंड से, तो वो होते हैं लेबाइल कम्प्लेक्स। मीन्स क्या कि जब हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमारे पास होते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो रिएक्टेंट जो होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं, अंडरगो रिएक्शन जाते हैं किसी भी कंडीशन में, तो वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो लेबाइल होते हैं। मींस के वहाँ पे जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं ईजिली किसी भी रेट पे, ठीक है। जबकि जो इनर्ट होते हैं, इनर्ट्स मीन के इनर्ट जो अगर हम केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में देखें तो हमें पता चलता है कि इनर्ट जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे कंपाउंड्स के लिए या ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो कि इनर्ट होते हैं, जिनके जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, आउटर या इनर कम्प्लेक्स स्फीयर जो होते हैं वो कंप्लीटेड होते हैं। मतलब क्या होते हैं? वो इनर्ट होते हैं, वो रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं। लेबाइल जो होते हैं मतलब क्या होते हैं? एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में होता है। सो इफ़ द रेट ऑफ लिगेंड एक्सचेंज इज़ स्लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कम्प्लेक्सेस होते हैं वो कम्प्लेक्सेस जो कहलाते हैं वो इनर्ट होते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि लेबिलिटी जो होती है उसका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है कि जो स्टेबल कम्प्लेक्स होते हैं आइदर दे आर लेबाइल और इनर्ट, ठीक है। वो लेबाइल भी हो सकते हैं, वो इनर्ट भी हो सकते हैं। तो कैसे हमें पता चलता है? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये कम्प्लेक्स दिया गया है टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3। मतलब क्या है कि ये जो है एक लेबाइल है, लेकिन अगर हम देखें थर्मोडाइनमिकली इट इज़ इनएक्टिव, ठीक है। क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा इसमें चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि हाई ऑक्सीडेशन और चार्ज वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वो मोस्टली इनर्ट होते हैं थर्मोडायनेमिकली। क्या होता है कि ये जो है हमारे पास कम्प्लेक्स टेट्रामाइन डाइएक्वा कोबाल्ट 3, ठीक है, ये एक लेबाइल है। क्योंकि इसकी एग्जांपल आगे दी गई है कि ये स्टेबल कम्प्लेक्स कैसे बन रहा है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब एसिडिफाइड मीडियम में ये जो है रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो इसमें अगर हम एसिड ऐड करें, ठीक है, जो मिनरल एसिड हमारा होता है कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। तो जब इस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है कि सॉल्यूशन में टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 में जब ऐड किया जाता है तो हमारे पास ब्लू सॉल्यूशन जो होता है वो इमीडिएटली टर्न हो जाता है ग्रीन में, और हमारे पास जो होता है CuCl4 2 नेगेटिव हमारे पास क्या आ रहा होता है? कंपाउंड आ रहा होता है। तो इट्स मीन कि जब कम्प्लेक्स जो है इमीडिएटली फ़ौरन से हमारे पास जो है एक नया कंपाउंड बना दे, सब्स्टिट्यूट हो जाए किसी दूसरे के साथ। यहाँ पे देखें, अगर हम देखें कि HCl जो है हमारा HCl जब ऐड होता है तो यहाँ पे क्या होता है? Cu जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो और इमीडिएटली क्या हो जाता है? हमारे पास टर्न हो जाता है ब्लू कलर, वो किस में? ग्रीन में। लेकिन अगर कम्प्लेक्स जो है वो एज
सच इट रहे कि वो बिल्कुल कोई चेंजेस ना दे हमारे पास और कोई डिकम्पोजिशन भी नहीं हो हमारे पास, तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें अब ये जो है हमारे पास ये एक थर्मोडाइनमिकली जो हमारे पास स्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली इट इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इमीडिएटली हमें रिएक्शन दे रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट स्टेबल। अगर हम बात करते हैं इनर्ट और अनस्टेबल कम्प्लेक्सेस की, तो हमारे पास जो है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 की यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास। ये रिएक्ट कर रहा होता है स्लोली, क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में जब हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं HCl के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता है। ये हम बात करें एक नॉर्मल कंडीशन की, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि CONH36+3 चार्ज की, मतलब कि हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 की हम बात कर रहे होते हैं, तो मतलब हमारे पास क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, इसका जो हाफ लाइफ होता है ये मोर देन 1 मिनट होता है, और जो लेबाइल होते हैं उनका हाफ लाइफ जो पीरियड होता है वो लेस देन, ठीक है, मोस्ट लेस देन जो है वो 1 मिनट होता है। विद इन सेकेंड जो है लेबाइल एक्टिव होते हैं कि वो इतनी तेज़ी से रिएक्शन दे रहे होते हैं और सेकेंड्स में, और इसका जो रिएक्शन होता है वो सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो कि काइनेटिकली तो स्टेबल होते हैं लेकिन थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल हों, तो वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या कर देते हैं कि वो ऐसे ही स्टेबल रहते हैं, उनके कंपाउंड, उनकी जो बाउंड ब्रेकिंग होती है उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वो कहते हैं कि CONH36 हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 जो है वो स्लो होता है, लेकिन जब हम इसमें 6 मोलर जो है HCl डाल देते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं कई घंटों के लिए, तो ये क्या होता है, एक NH3 से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मीन्स के हमारे पास जो रिमेनिंग होते हैं 5 NH3 रह जाएंगे, और एक जो है इतने ज़्यादा टाइम के बाद भी हमारा रिएक्शन हाफ से भी कम जो है वो प्रोसीड हो रहा होता है। तो ये क्या होता है, इनर्ट होता है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमें समझ आई है कि इनर्ट और लेबाइल क्या होते हैं, कि जो काइनेटिकली लेबाइल जो है वो एक्टिव भी हो सकते हैं और इनर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इनएक्टिव भी हो सकते हैं। और वो क्या होता है कि वो किस वजह से हो रहे होते हैं, कि एक तो हमारे पास जो रैपिडली हमने टर्म यूज़ की है, इसके लिए हम ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पता होना चाहिए हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। प्रोसीड जो हो रहा होता है रिएक्शन, उसके लिए क्या टाइम कंज्यूमिंग है, कितने टाइम में, कितने मिनट्स में, कितने सेकंड में या कितने घंटों में जो है रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें यहाँ से पता चल जाता है कि जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट हो रहे होते हैं, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि जो अनकोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें कोई प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज नहीं हो रही होती, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं किसी भी एक एलिमेंट को या एक लिगेंड को विद अनदर लिगेंड्स और एलिमेंट, तो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही होती हैं, और हमारे पास प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही होती हैं, और एक न्यू कंपाउंड जो होते हैं उसकी एप्लीकेशन भी जो होती हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ये ज्योमेट्री वाइज किसी भी लिहाज से वो क्या होती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मेन पर्पस क्या होता है कि वो यही होता है कि हम डिटरमिन कर सकें कि आइदर दिस कंपाउंड इज लेबाइल और कम्प्लेक्स विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं लिबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस को। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है डैट इज साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, आयन, मेटल आयन हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास साइज़ जो है मेटल का वो स्मॉल होता है, एज वी नो डैट मेटल जो है लूजिंग इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है, कि लेकिन वो किस बेस पे हम कह रहे होते हैं, क्योंकि जब हम लोग ग्रुप में आ रहे होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है कि हमारे पास मेटल का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, तो हमारे पास जो साइज़ होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमारे पास जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ होगा मेटल आयन का, हमारे पास इनर्टनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब साइज़ जो है मेटल का वो कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा,
न्यूक्लियर जो हमारे पास इंट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियस की जो इंट्रैक्शन होगी आउटर मोस्ट शेल पे, वो ग्रिप जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम किसी भी लिगेंड या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम सब्स्टिट्यूट करवा सकें, या हम उसको उसका कोवेलेंट बॉन्ड कर सकें, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस उसके बनाने की ट्राई करें, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कि मीन कि स्मॉलर द साइज ऑफ द मेटल आयन, ठीक है, ग्रेटर विल बी इनर्टनेस। क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं किसके साथ, अपने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट वन इज दैट चार्ज ऑन मेटल आयन, कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास चार्ज होता है ना, तो उतनी ही ज़्यादा इनर्टनेस होगी। क्यों, चार्ज ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, और जो हमारे पास इनर्टनेस होगी वो भी जो है ज़्यादा हो जाएगी। क्या होगा कि उसमें मेटल और लिगेंड्स की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे हमने पहले कहा है कि साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि स्मॉलर साइज़ होगा तो चार्ज जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और अगर लार्जर साइज़ होता है तो उस पर चार्ज का इफ़ेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है SPDF, ठीक है, कि किस वाले सब शेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की, वो भी डिपेंड कर रही होती है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी बॉन्डिंग मतलब कि EG ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो मतलब क्या होता है, हमारे पास कम्प्लेक्स जो होगा वो लिबाइल होगा। क्योंकि उसमें लिगेंड जो होता है वो वीक बाउंडेड होता है एटम के साथ, बिहाइंड आप कह लो या इसको बिलो कह दो, ठीक है। तो मतलब कि जो D होता है ऑर्बिटल्स होता है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, ईजिली सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी भी दूसरे के साथ। क्योंकि वो अपने बाकी इलेक्ट्रॉन की निस्बत, बाकी जो शेल्स होते हैं उनकी निस्बत काफ़ी दूर होता है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस का जो होल्ड अप होता है आउटर मोस्ट शेल पे, इनकी D ऑर्बिटल पे, वो क्या होता है, मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि ईजिली उसमें से इलेक्ट्रॉन या लिगेंड्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट करवा लेते हैं हम। उसके अलावा हम अगर कहते हैं कि कम्प्लेक्सेस यानी कि अगर वो इम्पटी ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो भी लिबाइल होंगी। क्योंकि उसमें लिगेंड्स की अप्रोच जो होती है वो ईजिली होती है, कि हमें कोई ज़्यादा रिपल्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही होती है, या कोई हिंड्रेंस नहीं आ रही होती है कि हमारे पास लिगेंड्स को जो है सब्स्टिट्यूट करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई करनी चाहिए। अगर कंडीशंस अप्लाई करने की हमें ज़रूरत पड़े तो डैट विल बी इनर्ट, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स जो है जिसमें 3D इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब कि 3D इलेक्ट्रॉन से लेस देन होते हैं, तो वो सारे के सारे लिबाइल होते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है 2D और 1D, इनमें क्या होता है कि हमारे पास D0 या D2, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं ये इजीली इन पे हमारी अप्रोच होती है कि हम इनको सब्स्टिट्यूट करवा सकें विद अदर लिगेंड्स। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिबाइल होते हैं। चाहे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो हम उनको इजीली सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल है, यहाँ पे D0 बताया हुआ है कि ये भी लिबाइल होता है, और इसके साथ एग्जांपल्स बताई हुई हैं, और साथ में चार्ज का जो बताया हुआ है कि चार्ज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि जितना हाई चार्ज होता है उतने ही ज़्यादा उतने ही ज़्यादा वो जो लिगेंड्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास जो मेटल एटम है, यानी कि सेंट्रल मेटल है, वो भी क्या किस नेचर का है, वो भी ये भी चीज़ डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चार्ज में हमें पता चल रहा है कि D0 जो है वो लिबाइल होता है, D1 जो है, D2 ये सारे लिबाइल होते हैं, D3 ये इनर्ट होता है। क्योंकि इसमें 3D और 4D का आगे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये शेल्स होते हैं, वो हमारे इंक्रीज़ करे होते हैं, ठीक है। और फिर ये डिपेंड कर रहा होता है कि चार्ज के लिहाज से मैं आपको बताऊं कि अगर वो हाई स्पिन हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं कि वो लिबाइल होते हैं, और अगर वो लो स्पिन के होते हैं तो वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। और इसके अलावा मेटल एटम पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो आगे कितने ऑर्बिटल्स जो हैं उस पर आ रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास आ जाते हैं D6 आ जाता है हमारे पास, तो डैट इज़ इनर्ट, ठीक है। बाकी 6 D7 D8 D9 और 10 ये सारे के सारे लिबाइल होते हैं, और इनके जो कम्प्लेक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, काइनेटिकली एक्टिव होते हैं।
अगर हम देखें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि स्प्लिट कर रहे होते हैं हमारे पास d ऑर्बिटल, ठीक है, T2G और EG में स्प्लिट हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, उनमें ब्रेकेज हो रही होती है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो फिलिंग हो रही होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे, कि उनको जो क्रिस्टल फील्ड की उसकी जो एनर्जी होती है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो मतलब क्या, अगर हम कहें कि क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसका इक्वल है, कि हमारे पास इंटरमीडिएट तब बनता है ना जब हमारे पास हमारे पास दरमियान में आके जो इंटरमीडिएट कुछ देर के लिए जो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसने इमीडिएटली नेक्स्ट प्रोडक्ट में चेंज होना होता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी है कि वो स्टेबलाइज हो रहा है, उसकी एनर्जी से लेके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट तक की जितनी भी एनर्जी काउंटिंग में होगी वो सारी की सारी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी में होती है। तो क्या होता है, ज्योमेट्रीज जो होती हैं इसका मकसद क्या है कि ज्योमेट्री जो है वो भी बहुत डिपेंड कर रही होती है, और इंटरमीडिएट जो उसका स्प्लिटिंग हो रहा होता है वो भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है किसमें, लिबाइल और इनर्टनेस ऑफ एनी कम्प्लेक्स, ठीक है। और इसके अलावा ये जो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेम कंपाउंड हो उनके लिए सेम होती है, बल्कि हर एक के लिए डिफरेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर ये नेगेटिव होती है मींस माइनस में होती है -2/5, ठीक है, d ऑर्बिटल होते हैं ना उसमें 5 होता है, dxy dyz और zx dy² माइनस और x² माइनस y², ये सारे जो होते हैं अगर ये सब के सब ज़ीरो या लो रिएक्शन एनर्जी होते हैं या इनकी कम्प्लेक्सिस जो होती हैं ज़ीरो या माइनस में होती हैं, तो इसमें क्या होती है कि हमारे पास एनर्जी कम यूज़ होगी इंटरमीडिएट बनाने के लिए। तो ये क्या होते हैं, ये लिबाइल होते हैं। और अगर ये हाई होती है, ये पॉजिटिवली होती है, पॉजिटिवली वैल्यू आती हैं इनकी, तो दैट इज़ इनर्ट कम्प्लेक्सेस, ठीक है, इनर्ट कम्प्लेक्स होंगे क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव होती है उसको जितना ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मतलब थर्मोडाइनमिक तो हम यहाँ पे बात नहीं करें, काइनेटिकली हम बात करें तो वो क्या होती है, वो इनएक्टिव हो जाती है, वो इनर्ट हो जाती है, मतलब कि वो लेबाइल नहीं रहती है। और इसके अलावा ये है कि क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये सिर्फ एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इसमें जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, दूसरे फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो ऑपरेटिव होते हैं, हम ज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं कि हम क्या असम्पशन रखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी पे जो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर क्या इफेक्ट हो रहा होता है कि जो ज्योमेट्री होती है ना किसी भी कम्प्लेक्सेस की, वो ज्यूम टू बी OH, मतलब कि उसमें क्या होता है कि लिगेंड्स जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी ज्योमेट्री चेंज हो रही होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है वो क्या होती है, निगलेक्टेड हो रहती है। तो मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और इंटरमीडिएट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हम कह देते हैं कि वो सेम होते हैं। तो हमारे पास हमारे पास क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि इसमें हमने असम्पशन बनाई हुई है जॉन टेलर, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अगर कहें कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो मीन के और ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्यों नहीं होता है, इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि इसकी जो एक्सेप्शन थी उसमें ये था कि जो वैल्यू होती है किसी भी रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट की वो क्या होती है कि हम सेम रख देते हैं, क्योंकि उसमें प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम देखें कि क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो वो क्या होती है कि इसका उल्ट हो जाता है, जबकि कैलकुलेशन में क्या होता है कि वो प्रॉपर इफेक्शंस होती हैं किसी भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की और एक्टिवेशन एनर्जी की। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक बेसिक पार्ट है, ठीक है, बाकी जितने भी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटिव होते हैं। तो इसके अलावा
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कम्प्लेक्सेस के रिएक्शंस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड्स होता है, सॉल्वोलाइसिस होता है, निशंस होते हैं, कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स होते हैं, और इसके अलावा ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है हमारे पास कैसे होते हैं, हैलोजेंस जो होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ये एक जो होता है आइडियल रिएक्शन दे रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। इसके अलावा लिगेंड्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे होते हैं, और इसके अलावा इसमें लिगेंड्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है कि मतलब कि जो भी लिगेंड्स होता है वो अटैक कर रहा होता है किसी भी गिवन लिगेंड में, उसके रेफरेंस जो होती है, जो हमारे पास बेस होती है उस पर इसका अटैक कैसे होता है। और इसके अलावा इसकी स्पिन के बारे में भी हम बात करते हैं कि इसकी क्या जो होती है स्पीड होती है, मतलब कितने टाइम में ये जो है रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे होते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं वो हमारे पास एक इंटरिंग लिगेंड होता है जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, लिविंग लिगेंड्स होते हैं जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और स्पेक्टर लिगेंड जो होता है वो हम ये कहते हैं कि मतलब कि वो ऐसा लिगेंड्स होता है जिसको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि मतलब वो स्पीशी ऐसी होती है जो कि नाइदर एंटर और नॉर लीव, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसपोजिशन बन रही है या सिस पोजीशन बनी है किसी भी लिगेंड्स की, वो किस तरह से बनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि मतलब कि एंटरिंग और लिविंग जो है लिगेंड के वो टाइम टू टाइम हो रहा है या फिर आफ्टर सम टाइम हो रहा है। यहाँ पे हम देखें, हमारे पास ये देखें कि हमें दिखाया गया है कि जो पाथवे है लिगेंड रिएक्शन का वो किस तरह से है। यहाँ पे देखें रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान अगर स्मॉलर वैल्यू है कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इट्स मीन दैट इज़ द डिसोसिएटिव पार्ट, ठीक है। डिसोसिएट कर रहा है रिएक्टेंट से कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कितनी जो है यूज़ हो रही है। मीन्स टू से कि अगर हमारे पास दो तरह के पार्ट होते हैं ना, एक डिसोसिएटिव होता है और एक एसोसिएटिव होता है। ये डिसोसिएटिव है, एसोसिएटिव भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है कि इसमें लिगेंड जो है डिसोसिएट कर रहा होता है रिएक्टेंट से G1 डेल G1 और डेल G2, मतलब इंटरमीडिएट बनने के लिए अगर लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वो रिएक्शन और प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिसोसिएटिव पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब कि उसमें जो मेटल आयंस होते हैं उस पर डिपेंडिंग नहीं हो रही होती, बल्कि वो वाई पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि मतलब कि वो जो एंटरिंग ग्रुप है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये मैकेनिज़्म बताया हुआ है यहाँ पे। एम जो है वो मेटल लिगेंड्स को डिनोट कर रहा है, एक्स इज़ आवर लिविंग ग्रुप, और इसके अलावा वाई इज़ आवर एंटरिंग ग्रुप। ये सारा मैकेनिज़्म उस पर शेप पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये देखिए शेप किस तरह से चेंज हो सकती है कि अगर रिएक्शन स्लो है या रिएक्शन फास्ट है, ठीक है। और इसके अलावा डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म जो है हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन ओरिजिनल कम्प्लेक्सेस पे डिपेंड पे। ये सारी चीज़ें जो हैं आगे हम डिस्कस। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें मैंने आपको शो करवाया हुआ है कि ये सारा जितना भी सिस्टम है हमारे पास D0, D1, D2, 3 और इनकी वैल्यू हाई स्पिन और वीक फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं उन पे कैसे होता है। जो वीक लिगेंड्स होते हैं ना, जिनकी फील्ड बहुत वीक होती है, वो हाई स्पिनिंग कम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है वो लो स्पिन होते हैं। क्यों? हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की है कि जो स्लो होते हैं वो वही होते हैं जिनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास देखें एसोसिएटिव है कि ये फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट इस फॉर्म तब बनता है बाय इंक्लूडिंग या इनकमिंग लिगेंड पे डिपेंड कर रहा होता है कि जो हमारे पास इंटरिंग ग्रुप है वो किस तरह से
तरह के कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इनकमिंग लिगेंड होता है वो उसमें हायर कोऑर्डिनेशन होती है देन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना इंटरमीडिएट कम्प्लेक्सेस का बन रहा होता है। वो जिस फेयर में जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बन रहा होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ये उसका मेकनिज़म है और इसमें बताया होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यूजुअली स्लो होता है, ठीक है, सेकंड स्टेप की निस्बत। जो रेट डिटर्मिंग स्टेप एज वी नोट वही होता है जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि जो रेट है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है या फास्ट है। ये क्या होता है बेसिकली इज़ अ कोलिशन बिटवीन द ओरिजिनल कम्प्लेक्स एंड इनकमिंग लिगेंड, ठीक है। एक्स इज़ आवर लिविंग ग्रुप एंड वाई इज़ आवर इनकमिंग लिगेंड। तो 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनाने के लिए हमारे पास कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। L5 हमारे पास एक लिगेंड 5 है, X इज़ 1 लिगेंड एंड Y इज़ अनदर लिगेंड, मीन्स L5 5 और X 6 एंड Y इज़ 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट हमारे पास इमीडिएटली बन रहे हैं या नहीं बन रहे। सेकंड स्टेप इज़ फास्टर। क्यों? क्योंकि उसमें डिसोसिएशन हो रही होती है। क्या हमारे पास जो लिगेंड एक्स लिगेंड होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा होता है कि हमारे पास जितना भी डिज़ायर प्रोडक्ट होता है हमें जितना चाहिए होता है उतने ही रेट में वो बन रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी से प्रोसीड हो रहा होता है। लेकिन जो एसोसिएटिव मैकेनिज़्म होता है वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है। तो मतलब क्या है, काइनेटिक रेट जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास कि लिगेंड्स जो हमारे पास मेटल लिगेंड्स हैं हमारे पास वो कितने हैं और एक्स और वाई लिगेंड में। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी वही मैकेनिज़्म की एक्सप्लेनेशंस हैं। और ये एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इंटरचेंज मैकेनिज़्म। जब हमारे पास हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो इंटरचेंज हो रहे होते हैं, मतलब कि एक्सचेंज हो रहे होते हैं फ्रॉम वन सब्स्टिट्यूट टू अनदर, वन लिगेंड टू अनदर। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है। अगर हमारे पास एक चीज़ जा रही है तो उसके बदले में हमारे पास दूसरी चीज़ भी आ रही है। मतलब कि हमारा जो स्फीयर है वो एम्प्टी नहीं होता है, वहाँ पे कोई ना कोई लिगेंड आके सब्स्टिट्यूट कर जाता है। तो मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूस सिंगल स्टेप प्रोसेसेस होते हैं कि मतलब कि हैंड टू हैंड हो रहा होता है कि इसमें हमारे पास टाइम का गैप नहीं आ रहा होता, बल्कि अगर इमीडिएटली एक चीज़ जा रही है तो फौरी तौर पर सेकेंड लिगेंड जो है हमारे पास वो भी आके अटैच हो रहा होता है। तो इंटरचेंज एसोसिएटिव अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास बॉन्ड मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जब एसोसिएट हो रहा होता है हमारे पास, हमने एसोसिएशन में देखा है कि उसमें जो है हमारे पास एसोसिएशन में वे जो होता है कि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास बॉन्डिंग जो होती है वो जल्दी हो जाती है। और डिसोसिएटिव में क्या होता है, इंटरमीडिएट का जो रेट होता है वो लोअर होता है देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो वो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमें देखें, यहाँ पे हमें यही बताया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प करी होती है। कि अगर हमारे पास मेटल है तो अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं उसमें और उसमें से अगर हम कुछ निकाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हैंड टू हैंड हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आते हैं कम्प्लेक्सेस, मेटल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास अमाइन कम्प्लेक्सेस हैं, जैसे मैंने आपको CO3 का बताया है, कोबाल्ट का बताया है मैंने आपको कि कोबाल्ट जो है ये इसके अमाइंस जो होते हैं, इसके जो कम्प्लेक्सेस होते हैं, अमाइन मतलब कोबाल्ट, अगर हम किसी भी अमाइन NH3 के साथ रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो वो रिएक्शन किस तरह से होते हैं इसको हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स या कुछ कम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनकी नेचर जो है एक्सप्लेन करने में बहुत ईजी है और उसको हम अंडरस्टैंड ईजीली कर सकते हैं, उससे हम कंसेप्ट। और वाटर आपको पता है, हमें पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारे पास, और उसको हम एज आ एक्वस मीडियम जो हम रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं। क्या होता है कि जो NH3 डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि N के, नाइट्रोजन के या N के जो हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं, जब हमारे पास अमोनिया, माइंस एक्सेट्रा जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं वो किस तरह से हमारे पास कम्प्लेक्सेस बना रहे होते हैं और उसमें क्या क्या जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं।
ए और डी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसोसिएटिव है या डिसोसिएटिव है? इसके डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या है कि चार्ज क्या है कम्प्लेक्स पे, उसका स्टीरिक इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हमें पता है कि सॉल्वेंट हम बताते हैं कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। किस तरह से सॉल्वेंट जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट्स आपको हमें पता है कि सॉल्वेंट्स में हमारे पास देखते हैं कि H2O है। H2O में हाइड्रोजन और OH जो आयन्स होते हैं उनका भी कोई इफेक्ट होता है। तो मतलब इस तरह से हमें पता चले कि क्या क्या हमारे पास जो एक्सेप्टर और डोनर्स होते हैं उसका क्या रिएक्शन हो रहा होता है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं चार्ज ऑन द कम्प्लेक्सेस पे। द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फॉलोइंग अ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म बिकॉज द ब्रेकिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड बिकम डिफ़िकल्ट। क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे देखें RuCl6, इसमें क्या है 1.0 पर सेकेंड ये हमारे पास रेट है रिएक्शन। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि इसमें जब हम कोई सॉल्वेंट ऐड कर रहे होते हैं तो इसका जो रेट होता है वो किस तरह से चेंज होता है। आगे रिएक्ट इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप जो है कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक्वेशन में क्या किस तरह से प्रोसीडिंग हो रही होती है। जैसे अब ये चार्ज ऑन कम्प्लेक्सेस पे हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज जितने भी होते हैं वो उनके रिएक्शन करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत उनके जो नेगेटिव होते हैं या ज़ीरो होते हैं, क्योंकि वो लेबाइल होते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो अगर हम देखें कि डिसोसिएटिव पार्ट यूज़ करें या वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म यूज़ करें तो ये इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें जो ब्रेकेज होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है मेटल और लिगेंड्स की, क्योंकि उस पर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उससे हम जो है ईज़िली एक रूम टेम्परेचर पे या हम उसको सेम या नॉर्मल कंडीशन पे हम उसको ब्रेकेज नहीं करवा सकते हैं। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप है जिसमें हम देखते हैं 10⁻⁵ है और 10⁻⁻6 और -8 है, ठीक है। तो ये क्या है कि ब्रेकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है क्वेश्चन मीडियम में कि बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर रहा है या ब्रेकेज कर रहा है तो वो कितने रेट पे हो रहा है। यही मैं आपको स्टार्ट में बताया कि जब हम रैपिडली का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में सबसे पहली बात यही आ रही होती है कि इतना फास्ट अगर रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसमें कितना रेट होगा, लेस देन 1 मिनट और ग्रेटर देन 1 मिनट। और इसके अलावा ये डिपेंड कर रहा होता है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप में कि जो एक्वेशन का रेट होता है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, M और X की स्टेबिलिटी पे कि ये स्टेबल होते हैं, इसका रिएक्शन लो होगा। अब आगे ये ऑर्डर की स्टेबिलिटी बताई हुई है HCO3 और नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स का बताया हुआ है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फेट और फ्लोरीन और इसके अलावा ये CN और NO2 एंड NO3 इज बोथ आर नाइट्रोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस पर देखें रेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है कि NO3 जो है अगर इसमें हमारे पास चार्ज ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो वो भी जो रेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, या तो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसीड करवाते हैं या उसको बिल्कुल सीज कर देते हैं। तो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल जो होती है कम्प्लेक्सेस की वो इन्हीं बेसिस पे बन रही होती है कि जो कम्प्लेक्स होते हैं वो इन्हीं ग्रुप के साथ बनते हैं, क्योंकि इनमें जो ऑर्डर होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस। अब इंटरिंग ग्रुप का हमारे पास है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये ब्रेकेज होगी या नहीं होगी। वाई की जो नेचर होती है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि वो आगे किस तरह से अटैचमेंट लेता है। तो हमें पता है, हमने देखा है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो इसका ये शो कर रहा है कि रेट इज़ ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻6 फॉर द डिफरेंट इंटरिंग ग्रुप, मतलब कि उनका इंटरिंग ग्रुप का जो रेट है वो सेम है, वो है N3 है, SO4 है, क्लोरीन है, NCS है। ये सब जो है वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो ये जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रेट ऑफ नेचर ऑफ द इंटरिंग ग्रुप पे। आगे
है वाटर फर्स्ट। हमने वाटर को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्पोर्ट है हमारे पास, कि जो लिगेंड्स एक्सचेंज रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं डायरेक्टली, लेकिन वो जब हम उसको एक्वेशन में डालते हैं या फिर एक्वेशन के बाद हम उसको एनेशन में प्रोसीड करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड क्या रेट में जा रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है कि जो कोबाल्ट का एक्स के साथ बॉन्डेज होता है वो क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट है, या फिर जो अटैचमेंट है वाई की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है स्पीशी पे डिपेंड कर रहा होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन में स्पीशी होती है वो इनिशन को प्रोसीड करवाएगी, तो मतलब कि जो वाई की नेचर है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टीरिक इफेक्ट है या इनर्ट्स ऑफ लिगेंड। स्टीरिक इफेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, बल्कीनेस पे डिपेंड कर रहा होता है। स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस हमारे पास तभी आती है जब हमारे पास एक कम्प्लेक्स जो होता है बहुत बल्क फॉर्म में होता है। मतलब क्या कि उसकी जो शेप होती है वो इतनी कम्प्लेक्स टाइप की होती है, इतनी डिफ़िकल्ट टाइप की होती है कि उसमें जो लिगेंड कमिंग जो हमारे पास इंटरिंग ग्रुप होता है उसकी अप्रोच लिविंग ग्रुप या फिर उसके जो सेंट्रल मेटल पे होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है। तो मतलब अगर हम देखें कि डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म देखें हम, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, वो इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा होता है कि जो क्राउडिंग ग्रुप होता है अराउंड एटम वो रिड्यूस हो जाए। सब्स्टिट्यूशन पे भी इसका होता है, जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें भी हमारे पास क्या हो रहा होता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म जो है एक्टिवेशन एनर्जी का हो रहा होता है। और इसके अलावा एक्टिवेशन जो है वो हमारे पास क्या कर रही होती है, रिलीव करवा देती है कि हमारे पास जो क्राउडिंग कम्प्लेक्सेस हैं उसका जो रेट है वो कम हो जाए। तो मतलब ये हम डिपेंड कर रहा होता है कि ये क्वालिटी पे जो हमारे पास इनिशन या एक्वेशन की क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट ये चिलेशन के हैं कि हमारे पास सिस या ट्रांस जो है वो किस तरह चिलेट जो होते हैं हमारे पास बन रहे होते हैं, सिस फॉर्म में बन रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री या ट्रांस में बन रही है। जो हमारे पास कम्प्लेक्सेस अटैच हो रहे होते हैं वो सेम साइड पे हो रहे होते हैं या अपोजिट साइड पे हो रहे होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। ये इतने इतने रेट में इतनी उसकी जो टाइमिंग होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि किस तरह से हम कम्प्लेक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टडी की है लेबाइल और इनर्टनेस को, उसके फैक्टर्स को, उसका स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है, डिसोसिएटिव पाथवे में क्या होगा, एसोसिएटिव पाथवे में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें होप तो आप सब लोग को अच्छी लगी होंगी और आप सब लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे इस पूरे टॉपिक की ये है कि इस टॉपिक में जितने ज़्यादा हमारे पास न्यू कंपाउंड्स बनते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, कोऑर्डिनेशन से बन रहे होते हैं, या फिर कम्प्लेक्सेस जो है पूरा कम्प्लेक्सेस बन रहा होता है, तो वो सारे का सारा कम्प्लेक्सेस जो है किस तरह से अपना रेट जो है स्टॉप कर रहा होता है, या किस तरह से वो अपना रेट को जो है इंक्रीज़ कर रहा होता है, डिक्रीज़ कर रहा होता है। और किसी भी हमारे पास जो लिगेंड का इफ़ेक्ट होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसकी चार्ज का क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखें तो हमें पता चलता है कि जो लिबाइल और इनर्टनेस है वो एक थर्मोडाइनमिकली और इसके अलावा काइनेटिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। कि मतलब थर्मोडाइनमिकली हमने पढ़ा हुआ है कि जो अगर हम हीट जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन दे रहे होते हैं किसी भी लिगेंड्स को, तो वो क्या होता है ओवरऑल रेट उसमें कांस्टेंट रहता है, जिसमें हम बीटा या के को हम ले रहे होते हैं कि बीटा में क्या होता है ओवरऑल रेट कांस्टेंट होता है, जबकि के में क्या होता है कि ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होता है। जबकि जब हम सब्स्टिट्यूट काइनेटिकली की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि लेबाइल और इनर्ट जो होते हैं वो इजीली या नॉट इजीली किस तरह से वो प्रमोट कर रहे होते हैं अपने रेट को, रिएक्शन के रेट को। तो वो जब रिएक्शन में जाते हैं तो उस वक्त उसका रेट क्या होता है। होप तो आप सब लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। और